नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर कानपुर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी का वोट के लिए नोट का खेल देखिए। घाटमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर नोट बांटते कैमरे में हो गए कैद। जनसंपर्क के दौरान में नोट बांट रहे हैं डॉक्टर कृपाशंकर। नोट बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जनसंपर्क के दौरान में नोट बांट रहे डॉक्टर कृपाशंकर। देखिए, उपचुनाव के लिए ये पैंतरेबाजी भी बहुत जरूरी है। वोट के लिए नोट बांट रहे हैं। और सूरज पांडे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ में। सूरज, नोट बांटते डॉक्टर कृपाशंकर कैमरे में कैद, इसके बाद कोई सफाई साहब की? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से खुलेआम कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर संखवार लोगों को वोट मांगने के दौरान पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर आज आचार संहिता का ये उल्लंघन है। जिसके बाद इस पूरे मामले में जैसे ही मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद जिला अधिकारी ने कानपुर के आलोक तिवारी जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कृपाशंकर की बात करें तो वो मीडिया में किसी भी मीडिया कर्मी का फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं से एक बात तो साफ है कि घाटमपुर का जो उपचुनाव चल रहा है उसमें जमकर पैसे बांटे जा रहे हैं, मगर जिला प्रशासन भी इस पर कहीं ना कहीं से मौन नजर आ रहा है। जी, बाकी की और जो वहां प्रत्याशी है उनका कोई रिएक्शन इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव है और केवल एक सीट पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कई सारी टीमें तो गठित की थी, जगह जगह पर चेकिंग भी कराई जा रही है। मगर ऐसे में जब जनसंपर्क करने के दौरान इस तरीके के मामले इससे पूर्व में भी आ चुके हैं। जिस तरीके से बता दें आपको कि बसपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों को खुलेआम वहां लंच पैकेट बंटवाया और इस तरीके से जो लगातार इस तरह के पैसे बांट रहे हैं और लंच पैकेट खिलाने और खाना का प्रलोभन देकर जो वोट मांगने का यहाँ पर खेल चल रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला अधिकारी ने जो पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं डॉक्टर कृपाशंकर संखवार जो कि कांग्रेस के प्रति उनकी बात करें तो वो इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से मौन साधे हुए हैं। अशोक पांडे बीजेपी जुड़ गए हमारे साथ में। अशोक पांडे जी, घाटमपुर में डॉक्टर कृपाशंकर कांग्रेस के प्रत्याशी नोट बांट रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे इस देश के लोकतंत्र का अगर कहीं किसी ने मजाक उड़ाया है, लोकतंत्र का गला घोटा है और पूरे देश में एक परिवार तंत्र अगर कोई चला रहा है तो वो सीधे कांग्रेस पार्टी है और उसके पास अथाह पैसा 70 वर्षों का भ्रष्टाचार का पैसा है। और जिस तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जनता को पैसा बांटा जा रहा है, निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यजनक है और लोकतंत्र की निश्चित तौर पे हत्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इससे पहले मनोज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी मल्हनी में कुछ ऐसी तस्वीरें उनकी भी वायरल हो रही थी, उनके हाथों में भी नोट थे, उनका भी एक वीडियो था, उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, मूल बात यह है, मेरा ये मानना है कि मनोज सिंह जी जब चुनाव में पैसा नहीं बांट रहे थे, लेकिन अगर इस तरह कोई बात है तो निश्चित तौर पे उसे चुनाव आयोग में संज्ञान किया होगा, इसकी जांच होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, तो क्या कानपुर की अगर बात करें, चलिए ये जो और बाकी के लोग जुड़ेंगे उनसे भी ये सवाल रहेगा, लेकिन फिलहाल आपसे भी ये सवाल है, क्या उपचुनाव में भी नोट का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि सीधे नोट का सहारा शुरू से ही कांग्रेस पार्टी लेती रही है। आपने देखा कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर नहीं हुई, गरीबी दूर हो गए। ये नारा देके इस देश में 70 सालों तक राज किया गया,
एक परिवार का शासन इस देश में चलता रहा। निश्चित तौर पे उसके पास पैसे की कमी नहीं है और वह हर मतदाता को पैसे से खरीदने का खूब प्रयास करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ में थे। कांग्रेस प्रत्याशी का वोट के लिए नोट का खेल देखिए। कानपुर में ये तस्वीर सामने आई है जहां पर घाटमपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर जनसंपर्क अभियान के दौरान में नोट बांट रहे हैं और नोट के बदले वोट मांग रहे हैं। यह सिलसिला कोई नया नहीं है, यह परंपरा कोई नई नहीं है। यह आमतौर पर चुनाव के दौरान में हमेशा होता रहा, लेकिन कभी तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। आप देखिए नेताजी कैसे गले लगा लगाकर जेब से पैसे निकालते हैं और उसके बाद इन्हें पकड़ाते हैं। एक के बाद एक जैसे जैसे उनको ये लोग मिले जा रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं और उसके बाद उनके हाथ में थमा रहे हैं नोट। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर जो कि वोट के लिए नोट बांट रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान में देखिए कैसे यहां एक गली में चलता हुआ एक वृद्ध उन्हें मिलता है, उसके बाद उनको पकड़ते हैं, गले लगाते हैं और फिर उनके हाथ में थमाते हैं नोट। और बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर के भाई की बढ़ी हैं मुश्किलें। लखीराम नागर के हापुड़ नोएडा आवास पर आईटी की रेड, एक साथ ठिकानों पर उनके इनकम टैक्स की रेड, आवास, रिश्तेदारों, करीबियों के घर पर छापेमारी हुई है। हापुड़ के नागर दूध प्लांट पर घर पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपले के आवास पर रेड, नोएडा की 50 टीमें अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्लांट और घर पर भी दस्तावेजों की जांच चल रही है। अधिकारी टैक्स चोरी की आशंका जता रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती इस वक्त की गई है इलाके में। बिजनौर के सांसद मलूक नागर और उनके भाई लखीराम नागर और उनके कुछ करीबियों के खिलाफ इनकम टैक्स की लगभग 50 टीमें छापेमारी कर रही हैं। देखा जाए नोएडा से लेकर हापुड़ तक इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 55 नोएडा के आवास एक ठिकाने पर। यहाँ पर भी छापेमारी देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स की टीम जो है लगातार कई घंटों से छापेमारी कर रही है और उसके बाद अंदर पूरी टीम इनकम टैक्स की जो लगी हुई है। बताया जा रहा है लगभग 50 टीमें नोएडा से लेकर हापुड़ और अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। और बताया जाता है कि मलूक नागर बीएसपी के पहले सांसद हैं जिनके खिलाफ लगातार अब इनकम टैक्स की टीम की रडार पर है। अब देखने वाली यह बात होगी कि इनकम टैक्स की जो पड़ताल के बाद क्या कुछ सामने आता है। जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। और प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद को एक और झटका। 13 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश। पेशी के लिए गृह सचिव को पत्र लिखने के आदेश है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से लगा अतीक को झटका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की थी, डर लग रहा था उत्तर प्रदेश आते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अर्जी खारिज हुई। सूरजकली और बेटे पर जानलेवा हमले का मामला है। 13 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। विकास दुबे प्रकरण को कौन भूल सकता है और विकास दुबे के उस एनकाउंटर को कोई कैसे भूल सकता है। दरअसल उस एनकाउंटर के बाद से अतीक अहमद को भी डर लगता है। उत्तर प्रदेश में आने से डर लगता है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। माफिया अतीक अहमद को कोई राहत नहीं, झटका कोर्ट से पेश होने के आदेश है 13 नवंबर को। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन वो दरख्वास्त खारिज। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से लगा अतीक को झटका। बरेली थाना क्षेत्र के 2016 के एक मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद जो कि आरोपी बनाए गए हैं और इस वक्त वो गुजरात के साबरमती जेल में निरुद्ध हैं। कोर्ट इलाहाबाद के विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में उनके सारे मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ पर उनकी तलबी 13 नवंबर को निश्चित की गई, जिसमें एप्लीकेशन देकर अतीक अहमद की तरफ से कहा गया कि इनको जान का खतरा है। उत्तर प्रदेश आने में इनकी पुलिस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस साजिश करके इनकी कहीं भी हत्या करा सकती है। साथ ही साथ वो कई बीमारियों से ग्रसित हैं और इसके पहले भी उनकी एप्लीकेशन जो है वो अलाउ की जा चुकी है कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना जाए। लेकिन चूंकि ये मामला आरोप तय होने की स्टेज पर है, यानी चार्ज फ्रेम होना है और उसमें कोई भी एक्यूज हो उसको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है।
लिहाजा कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को एडीजीसी की बहस को सुनने के बाद उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया और दरख्वास्त को खारिज करते हुए 13 नवंबर को इलाहाबाद के विशेष जज MP MLA कोर्ट में उनको तलब करने के लिए राज सचिव लखनऊ को यह निर्देशित किया है कि वो अतीक अहमद की पेशी जो है वो सारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेश कराना सुनिश्चित करें। देखिए करेली ग्रेटर नोएडा में बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान में बीजेपी नेताओं ने सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष विजय भाटी, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री सत्येंद्र नागर, राधा चरण भाटी मौजूद रहे। इसी कड़ी में जेवर से लोकप्रिय विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की बीजेपी सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, गांव-गांव में सड़क है, बिजली है। धीरेन्द्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव की तैयारियों में अब जुट जाएं। चोरी के शक में मासूमों को दी यातनाएं, 2 नाबालिग बच्चों पर 100 रुपए चोरी का आरोप है। 3 महिलाओं ने दोनों बच्चों को कड़ी यातनाएं दी। डंडों से न सिर्फ पिटाई की बल्कि पानी में डुबोकर मारने और करंट लगाने के भी आरोप है। सूचना पर पहुंचे समाजसेवी के साथ पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी है। बाल उत्पीड़न में जुवेनाइल एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। थाना एतमोदौला क्षेत्र के शाहदरा क्षेत्र का मामला है। शर्मनाक वाकया है। 100 रुपए की चोरी के आरोप में इन नाबालिगों को इतनी बेरहमी से पीटा गया। न सिर्फ पीटा गया, उनको यातनाएं दी गई, उनके शरीर पर करंट लगाया गया पानी से भिगोकर। ऐसा कैसे कोई महिला कर सकती है? कहते हैं कि एक औरत मां होती है और मां किसी भी बच्चे के साथ आखिर कैसे इतनी यातना भरा व्यवहार कर सकती है। प्रशांत कुलश्रेष्ठ संवाददाता आगरा से हमारे साथ है। प्रशांत, इस पूरे मामले में तो गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके का मामला ये प्रकाश में आया है, एतमादौला के शाहदरा का ये मामला है, जहां मात्र 100 रुपए के चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों के साथ में निर्दयता और बेरहमिता दिखाई गई है। वहाँ क्षेत्र की 3 महिलाओं ने बच्चों को मारा, पीटा, पानी में डुबोया और करंट लगाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसके बाद में जो समाज सेवी लोग हैं वो थाने पर पहुंचे हैं और जुवेनाइल एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है, बच्चों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर उपचार के लिए दोनों बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ जो आगरा पुलिस के जो अन्य अफसर हैं, चाहे वो सर्कल रैंक के अफसर हों, SP रैंक के अफसर हों, साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि नाबालिग बच्चों के साथ में जिस तरीके का निर्दयता और बेरहमीता का जो व्यवहार हुआ है, बदसलूकी हुई है, उनके साथ में मारपीट हुई है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी महिलाएं हैं उन्हें शिनाख्त के लिए बच्चों के सामने पेश किया जाएगा और बच्चे जब शिनाख्त करेंगे तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अच्छा प्रशांत, ये जो इतना संजीदगी भरा मामला है, इस पूरे मामले का खुलासा किस तरीके से हुआ? परिवार अपने आप सामने आया? कैसे पता लगा कि उनके बच्चों के साथ में इतनी यातनाएं दी गई हैं उन्हें? देखिए, जिस तरीके जो आसपास के जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर ये कहें कि जो लोग चश्मदीद हैं, जो थाने पर पहुंचे हैं, उनका कहना था कि जब बच्चों के साथ में बेरहमिता हो रही थी, सड़क पर उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें बेल्टों से मारा जा रहा था, उनके साथ में निर्दयता और बेरहमिता का व्यवहार किया जा रहा था। आसपास के लोग वहां पर एकजुट हुए। आसपास के लोगों ने एक डायल 112 नंबर को सूचना दी। डायल 112 की पुलिस वहां मौके पर पहुंची, दोनों बच्चों को कब्जे में लिया और फिर पुलिस उन्हें थाने पर लेके आई। बच्चों के बयान से ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो लोग, जो महिलाएं हैं जो इन्हें मार रही थी, वो चोरी का आरोप लगा रही थी कि 100 रुपए की चोरी की है। और बच्चे बार बार अपने बयान में कह रहे थे कि वो तलाशी ले लें हमारे साथ, हमने कोई चोरी नहीं की है। तो आसपास के लोग जो जागरूक थे, जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है, जो लोग चश्मदीद हैं, पुलिस उनके भी बयान दर्ज कर रही है। बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन तस्वीरों को देखकर आपको भी गुस्सा आएगा। गुस्सा इस बात को लेकर आएगा कि चोरी के आरोप में बच्चों को सबक सिखाने के लिए ये कौन सा तरीका है कि इन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से यातनाएं दी जाएं। इनके शरीर पर उपजे दर्द के इस एक एक निशान को जरा गौर से देखिए। आपको भी लगेगा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो समाज से बाहर निकाल के खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि मानवीयता का कत्ल कर चुके हैं ऐसे लोग। और एक महिला से ऐसी उम्मीदें कभी नहीं की जा सकती कि इतनी
असंवेदित वो हो जाए, इतने असंवेदनशील उसका व्यवहार हो। जरा तस्वीरें देखिए, थाना अहमदुल्ला क्षेत्र के शाहदरा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और वहीं आगरा में ही मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की छापेमारी, मिठाई में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। त्योहारों के आते ही आमतौर पर मिठाइयों में मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। आगरा में ऐसे ही मिलावट खोरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन और पुलिस की छापेमारियां लगातार जारी हैं। मिठाई में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के तहत लगातार छापेमारियां चल रही हैं और सैंपल्स भरे जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की छापेमारी, प्रशासन और पुलिस ने छापेमारी की है मिलावटखोरों के खिलाफ में कार्रवाई स्वरूप, और मिठाई में मिलावट पाने पर उनके खिलाफ में एक्शन भी लिया जा रहा है। देखिए, दिवाली का जो है पर्व के दस्तगत जो है हमारा जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको जो एक्टिवेट किया गया है, और वो अपना मिलावटी के संबंध में जो भी वस्तुएं होती हैं और जो भी हमारे खोया है, पनीर है, दूध है, जो भी त्योहारों के दस्तगत मिठाई में जो है खाद्य पदार्थ लगाए जाते हैं उनकी जो है सैंपलिंग कर रहे हैं, और जो भी सैंपलिंग के मानक के अधोमानक आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिवाली का जो है पर्व के दस्तगत जो है हमारा जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको जो एक्टिवेट किया गया है, और वो अपना मिलावटी के संबंध में जो भी वस्तुएं होती हैं और जो भी हमारे खोया है, पनीर है, दूध है, जो भी त्योहारों के दस्तगत मिठाई में जो है खाद्य पदार्थ लगाए जाते हैं उनकी जो है सैंपलिंग कर रहे हैं, और जो भी सैंपलिंग के मानक के अधोमानक आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिवाली का जो है पर्व के दस्तगत जो है हमारा जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है। और शाहजहांपुर में टॉप 10 बदमाश गिरफ्तार। टॉप 10 बदमाश समेत 4 अन्य को भी पकड़ा गया। कई महीनों से फरार चल रहा था आरोपी। एसपी आनंद चला रहे हैं अपराध रोको अभियान। अभियान में अब तक कई बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभियान से अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहे हैं एसपी। तो टॉप 10 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। शाहजहांपुर की तस्वीर है जहां पर बदमाशों समेत 4 अन्य को भी पकड़ा गया है। कई महीनों से ये आरोपी लगातार फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एसपी आनंद लगातार अपराध रोको अभियान चला रहे हैं और इसी अपराध रोको अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। एसपी आनंद अपराध रोको अभियान चला रहे हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। अभियान में अब तक कई बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपक दीक्षित हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। दीपक, पूरी जानकारी चाहेंगे, डिटेल्स में बताइएगा। पूजा जी, जिस तरह से ये पुलिस अधीक्षक जब से ये ज्वाइनिंग हुए, जहां से ज्वाइनिंग ली है इन्होंने शाहजहांपुर से, तब से लगातार अपराधियों पे नकेल कसे हुए हैं। इसी को लेकर आज इन्होंने टॉप 10 बदमाश जो है जलालाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उसके साथ ही 4 अन्य आरोपी जो थे फरार चल रहे थे अन्य मामलों में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो अपराधी हैं वो पुलिस से भयभीत हैं, और पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को ढूंढ रही है जो लगातार कई मामलों में अभी तक वांछित चल रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक का यही कहना है कि जो अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री का भी यही आदेश था। उसके बाद शाहजहांपुर जब से आनंद जी ने चार्ज संभाला है, कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि जो अपराधी हैं उनमें खौफ हो गया है और वो यहाँ से गायब है। लेकिन अब पुलिस लगातार उनको ढूंढ के ला रही है और उसके बाद उनको जेल में डालने का काम कर रही है। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमीरपुर जिले से चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल, जिन्होंने कोरोना काल में और उसके बाद भी जनता की खूब मदद की है और उनके कार्यों को लेकर
हम आज चर्चा करेंगे उनके साथ में। बहुत बहुत स्वागत है राहुल पाल जी आपका। नमस्कार। राहुल पाल जी, आजकल क्योंकि वक्त बदलने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी और बढ़ जाती हैं बदलने की वजह, जिस तरीके से आप लोगों का भी काम बढ़ा है, चाहे प्रदूषण में छिड़काव की बात हो या फिर कोरोना काल में दवाइयों के छिड़काव की बात हो, आप लोगों की भी बहुत अहम भूमिका रही। तो किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग की और ये जो बदलता कार्य आप लोगों के लिए रहा और जिस तरीके से आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? ये फायर सर्विस हमीरपुर के द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य किया गया है और इसके लिए हमारे जो जनपद में तीनों तहसील पे एक हाई प्रेशर वाटर मिक्स गाड़ी है, जिसमें हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हमको जूनियर स्तर से प्राप्त होता है, उसका घोल बना के सभी जो सेक्टर एरिया है इंस्टेंट कमांडर द्वारा जो हमें सूचित किया जाता है, वहाँ पे हमने लगातार छिड़काव किया और अभी भी लगातार छिड़काव जारी है। इसके अतिरिक्त अन्य जो हमारी संस्था है, जैसे डीएम कार्यालय हुआ, एसपी ऑफिस हुआ, जिला अस्पताल हुआ, कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, उन सभी जगह भी हम लोग लगातार वीकली नहीं तो 3 डेज का वीक में हम लोग वहाँ छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कोरोना से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है वो ना है, हम लोग सेफ्टी से तो पार पा सकें। अच्छा, हमीरपुर जिले में लगभग कितने फायर स्टेशंस और गाड़ियां आप लोगों के पास में होंगी वहां जिले की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए? हमीरपुर में हमारे 2 परमानेंट फायर स्टेशन है, एक हमीरपुर में मुख्यालय पे है और एक मोहगांव में है, जहाँ पे 2 गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक अस्थायी फायर स्टेशन चल रहा है राठ तहसील में, वहाँ पे भी 2 गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा एक तहसील सरीला में एक गाड़ी उपलब्ध है और एक इंडस्ट्रियल एरिया सुमेरपुर में गाड़ी उपलब्ध है। अच्छा, इस जिले में क्योंकि आप देखिए बहुत ही कई दफा संकरी गलियां हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशंस के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में संसाधनों के अगर लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों ने खुद को कितना अपग्रेड किया है, मतलब खासतौर पर आपकी भूमिका क्या कुछ रही है और कितना तैयार हैं आप लोग? जी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे आपने बताया कि सकरी गलियां होती हैं या फिर ऐसा एरिया है जहां हम लोग नहीं पहुंचते, उसके लिए हमारे पास छोटी कैपेसिटी या छोटी साइज की भी गाड़ियां हैं, 500 लीटर वाटर की वाटर मिक्स कैपेसिटी की गाड़ियां जो सकरी गलियों में घुस जाते हैं। उसके अलावा हमीरपुर में एक हाई प्रेशर वाटर मिक्स बुलेट भी उपलब्ध है, जो ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकती या जीप नहीं पहुंच सकती, वहाँ बुलेट से हम लोग पहुंच सकते हैं। उससे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं 2, जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर की है, तो हम लोग वो लेके हम लोग सकरी गली में पहुंच जाए। तो तमाम संसाधनों के लिहाज से आप लोग पूर्ण रूप से सक्षम हैं, कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई ऐसी कोई परेशानी इस जिले में नहीं है? जो कमियां हैं उसका हम लोग शासन में लगातार पत्राचार करके अवगत कराते रहते हैं और जल्दी हम लोग को 2 नए फायर स्टेशन निर्मित होंगे, जिसके लिए हम लोग का तहसील सरीला में जमीन उपलब्ध हो चुकी है और तहसील घाट में भी फायर स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है। जैसे ही शासन से उसकी स्वीकृति होती है वहाँ पे बाकी संसाधन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वैसे आप लोगों के लिए भी हर दिन कुछ नए नए चैलेंजेस रहते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में सिचुएशन को हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इस बीच अब त्योहार बहुत करीब है और दिवाली के टाइम पर बहुत ज़्यादा आगजनी और इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, दिवाली जो ऐसा त्योहार है जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग को घटनाओं को सुनने को मिलता है कि आगजनी हो गई है, ये हो गया, और इसमें मुख्यतः जो घटनाएं होती है वो हमारी आम जनों की लापरवाही से होती है। तो हम लोग को ये क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार का एक अभियान चलाते हैं दिवाली से 1 वीक पहले, और इस बार भी हम वो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हमारा एक तो फायर गाड़ी होता है, उसमें कुछ कर्मचारी होते हैं और हम लोगों ने कुछ पैम्पलेट बनवाए हैं जिसमें क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, तो हम आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वितरित करते हैं। वितरित करने के साथ साथ उन लोगों को समझाते भी हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पटाखा उल्टा सीधा कहीं पे भी जला देंगे, घास फूस के ऊपर जला देंगे, उससे या फिर हम लोग ऐसी जगह जला के फेंक देते हैं कि किसी के घर पे जाके गिर जाए, उससे अनचाही घटना हो जाती है। तो हम लोग ये छोटी छोटी सावधानियां सभी को बच्चे हैं, चाहे स्कूल में हम प्रचार प्रसार का अभियान चलाते हैं और बाजारों में भी चलाते हैं कि आप लोग छोटी छोटी बातें जो है ध्यान में रखते हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसी अनचाही घटना न घटे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए हमारे साथ में।
तो देखिए लोगों से भी अपील है कि दिवाली के त्योहार में आमतौर पर आपकी लापरवाहियों का खामियाजा कई दफा आपके साथ साथ बाकी के और लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो आपकी जरा सी सावधानी आपकी जिंदगी के साथ साथ कई और जिंदगियों को भी बचा सकती है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।